मैं कुशल पाल तथा क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेडिवल हिस्ट्री का अलाउद्दीन सिकंदर शाह। पिछली क्लास में हमने किया था फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक से आगे हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम के बारे में। अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम यानी कि सल्तनत काल में हुमायूं किसका नाम था? अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम का। अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम सल्तनत काल में हुमायूं किसका नाम था? वो था अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम का। सल्तनत काल में हुमायूं किसका नाम था? वो था सिकंदर शाह प्रथम का। अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम का। अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात इसका साम्राज्य दो भागों में बंट गया। अलाउद्दीन सिकंदर शाह की मृत्यु के पश्चात इसका साम्राज्य दो भागों में बंट गया। लाहौर अक्षेत्र वाला साम्राज्य और दूसरा है दिल्ली अक्षेत्र वाला साम्राज्य। दिल्ली अक्षेत्र वाला साम्राज्य, लाहौर अक्षेत्र वाला साम्राज्य, दिल्ली अक्षेत्र वाला साम्राज्य। लाहौर अक्षेत्र वाले साम्राज्य का शासक बन गया नासिरुद्दीन नुसरत शाह तुगलक। नुसरत शाह तुगलक। और दिल्ली क्षेत्र का शासक बन गया नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। मोहम्मद शाह तुगलक। नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक का जो शासनकाल था वो था 1394 से 1398 तक। और नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक का जो शासनकाल था वो 1394 से 1412 तक था। तो यहां से क्वेश्चन क्या आता है? मेन तो हमारा है नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। एक क्वेश्चन आता है 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किसने किया था? तैमूर ने। और उस समय किसका शासन चल रहा था? नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक का शासन चल रहा था। 1398 में तैमूर ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया और दिल्ली में 15 दिन तक रहा और पूरा तहस नहस कर दिया पूरा दिल्ली को। और 15 दिन के बाद लूटपाट करके यहां से चला गया। तो नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक का जो सेनापति था मल्लू इकबाल की सहायता से नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक ने दिल्ली पर फिर से अपना अधिकार स्थापित कर लिया, यानी कि अपना साम्राज्य बचाने में कामयाब हो गया। और दोबारा से दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज हो गया? नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। 1398 में तैमूर लंग ने नासिरुद्दीन नुसरत शाह तुगलक पर भी आक्रमण किया था, लेकिन ये अपने साम्राज्य को बचाने में कामयाब नहीं हुआ। और तैमूर लंग ने लाहौर क्षेत्र का जो साम्राज्य है उसके ऊपर अधिकार कर लिया और उसके ऊपर किसको बिठा दिया? खिजर खां को। अपने उत्तराधिकारी खिजर खां को यह क्षेत्र सौंप दिया। यानी कि जो लाहौर वाला क्षेत्र है उसका शासक कौन? उसका प्रशासन का काम किसके हाथ में आ गया? खिजर खां के हाथ में। और जो दिल्ली वाला क्षेत्र है इसके ऊपर दोबारा से किसका कब्जा हो गया? नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक का। और नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक ने 1393 से 1412 तक शासन किया। 1412 में नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक का सत्ता से मोहभंग हो गया और इसने सत्ता किसको सौंप दी? दौलत खां को सौंप दी। किसको सौंप दी? दौलत खां को।
तो 1412 में नासरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक ने सत्ता किसको सौंप दी? दौलत खां को सौंप दी। यानी कि दिल्ली साम्राज्य का जो क्षेत्र है वहां पर 1412 में सत्ता पर कौन काबिज हो गया? दौलत खां। और यहां पर सत्ता पर कौन काबिज था? खिजर खां। तो 1412 से 1414 तक खिजर खां और दौलत खां दोनों में युद्ध होते रहते हैं। 1412 से 1414 तक दोनों में युद्ध होते रहते हैं और अंत में खिजर खां ने दौलत खां की हत्या करके किस वंश की स्थापना की? सैयद वंश की स्थापना की। एक तो ये है। और जो अब यहां से क्वेश्चन बनता है वो देखो, यहां से जो क्वेश्चन बनता है ये है, तुगलक वंश का अंतिम शासक नासरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक, तुगलक वंश का अंतिम शासक नासरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। नासरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। नासरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान, नासरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान 1398 में दिल्ली पर तैमूरलंग ने आक्रमण किया। तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, तैमूरलंग ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया? 1398 में। और उस समय किसका शासन चल रहा था? नासरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक का। एक तो क्वेश्चन बनता है ये। दूसरा है, दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा साम्राज्य है, दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा साम्राज्य है, दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा साम्राज्य नासरुद्दीन महमूद शाह तुगलक का था। नासरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक का था। तो ये दो क्वेश्चन नासरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक से आते हैं भाई। 1398 में तैमूरलंग ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा साम्राज्य किसका था? नासरुद्दीन महमूद शाह तुगलक का था। और यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नासरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक ने शासन यानी सत्ता किसको सौंप दी? दौलत खां को सौंप दी। और लाहौर क्षेत्र का जो साम्राज्य था उस पर शासन कौन कर रहा था? खिजर खां। तो खिजर खां और दौलत खां में युद्ध होता है और खिजर खां दौलत खां की हत्या करके किस वंश की स्थापना करता है? वो करता है सैयद वंश की स्थापना। तो इससे अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सैयद वंश। अगला टॉपिक कौन सा है? सैयद वंश। तो इससे अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सैयद वंश। तो सैयद वंश के संस्थापक, सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां, खिजर खां। और खिजर खां से 2-3 ही क्वेश्चन आते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है इसका भाई, भारत का प्रथम शिया मुसलमान, भारत का प्रथम शिया मुसलमान कौन था भाई? खिजर खां। खिजर खां को रैयत आला की उपाधि प्राप्त थी। खिजर खां को रैयत आला की उपाधि प्राप्त थी, यानी कि स्वतंत्र शासक न करके किसी के अधीन मानकर अपने आप को शासन करना, ये कौन सी उपाधि थी? ये थी रैयत आला की उपाधि। तो रैयत आला की उपाधि किसको प्राप्त थी? खिजर खां को प्राप्त थी। और एक क्वेश्चन हरियाणा से बनता है इसका भाई, खिजर खां का मकबरा कहां है? खिजर खां का मकबरा हरियाणा में है। हरियाणा में कहां है? सोनीपत के अंदर। तो खिजर खां का मकबरा, खिजर खां का मकबरा, खिजर खां का मकबरा
ये है सोनीपत में, ये कहां है? सोनीपत में। और इसको कर वसूलने के लिए भी बड़े बड़े सैनिक अभियान करने पड़ते थे। जब इनकी मृत्यु हुई तो जनता को बड़ा दुख प्रकट हुआ, जनता ने अपना दुख प्रकट किया जब इनकी मृत्यु हुई। तो यहां से तो दो ही क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि भारत का प्रथम शिया मुसलमान, इसको उपाधि किसको प्राप्त थी? जरियत आला की। और खिजर खां का मकबरा कहां है? वो है सोनीपत के अंदर। और खिजर खां के बाद अगला शासक बना मुबारक शाह। अगला शासक बना मुबारक शाह। अगला शासक बना मुबारक शाह। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक, सैयद वंश का सबसे योग्य शासक, सैयद वंश का सबसे योग्य शासक कौन है? मुबारक शाह। मुबारक शाह ने मुबारकाबाद शहर की स्थापना की। मुबारक शाह ने मुबारकाबाद शहर की स्थापना की। मुबारकाबाद शहर की स्थापना की। मुबारकाबाद शहर है यमुनानगर के अंदर है, और ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो मुबारकाबाद शहर कहां है? यह हरियाणा में यमुनानगर में है, यमुना नदी के किनारे स्थित है, इसलिए हरियाणा की दृष्टि से यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुबारकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? मुबारक शाह ने। मुबारक शाह का जो वजीर था वो था सरवर उल मुल्क। सरवर उल मुल्क। और सरवर उल मुल्क ने मुबारक शाह की हत्या की। तो सरवर उल मुल्क ने किसकी हत्या की? मुबारक शाह की। और मुबारक शाह के बाद अगला शासक बना मोहम्मद शाह। अगला शासक बना मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, यह सरवर उल मुल्क का कठपुतली शासक था मोहम्मद शाह। सरवर उल मुल्क का कठपुतली शासक कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह बहलोल लोदी को, मोहम्मद शाह बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहकर पुकारता था। मोहम्मद शाह बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहकर पुकारता था। मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान बहलोल लोदी का उत्कर्ष हुआ। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बहलोल लोदी का उत्कर्ष किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? वो था मोहम्मद शाह। और बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहकर कौन पुकारता था? मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह के बाद अगला शासक बनता है आलम शाह। आलम शाह। और जो ये आलम शाह है ये विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो इसको साम्राज्य से विस्तार से कोई लेना देना नहीं था।
इसने सारी शासन प्रशासन की बागडोर किसको दे रखी थी? अपने सेनापति हामिद खां को। तो यानी कि इसका सेनापति कौन था? हामिद खां। मोहम्मद शाह का सेनापति था हामिद खां। हामिद खां। और बहलोल लोदी ने इस सिचुएशन का फायदा उठाया, उसने हामिद खां की हत्या की, तो यह भी शासन प्रशासन सबका काम छोड़कर भाग गया। तो बहलोल लोदी ने हामिद खां की हत्या करके लोदी वंश की स्थापना की। तो इससे अगला हमारा जो टॉपिक है वो है लोदी वंश भाई। बहलोल लोदी ने हामिद खां की हत्या करके लोदी वंश की स्थापना की। तो आगे है लोदी वंश। तो आगे डिस्कस करते हैं लोदी वंश के बारे में। तो ये लोदी वंश भाई, लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। लोदी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, सल्तनत काल में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक। तो यानी कि सल्तनत काल में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन था? वो था बहलोल लोदी। और इसने 38 साल तक शासन किया। 38 वर्षों तक शासन किया इसने। बहलोल लोदी ने लोदी बाग की स्थापना की। लोदी बाग की स्थापना की। और लोदी बाग है दिल्ली के अंदर। लोदी बाग है दिल्ली के अंदर। और लोदी बाग में लोदी वंश के शासकों के मकबरे स्थित हैं। लोदी बाग में लोदी वंश के शासकों के मकबरे स्थित हैं। और उन मकबरों की एक विशेषता है। जो मकबरे हैं वो किस प्रकार के, उनका आकार कैसा है? उनका आकार है अष्टभुजाकार, ऑक्टागोनल शेप है उनकी। तो जो लोदी बाग में लोदी वंश के शासकों के मकबरे स्थित हैं और उन मकबरों की विशेषता है वो मकबरे अष्टभुजाकार हैं। इसके बाद बहलोल लोदी ने बहलोली नामक सिक्के चलाए। बहलोली नामक सिक्के चलाए। बहलोली नामक सिक्के चलाए। तो बहलोल लोदी ने कौन से सिक्के चलाए थे? बहलोली नामक सिक्के चलाए थे। बहलोली नामक सिक्के चलाए थे। बहलोल लोदी ने सरकी साम्राज्य को जीतकर बहलोल लोदी ने सरकी साम्राज्य को जीतकर दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया। सरकी साम्राज्य को जीतकर दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया। सरकी साम्राज्य ये जौनपुर में स्थित था। जौनपुर में, जौनपुर यूपी में है
और जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। भारत का सिराज किसको कहा जाता है? जौनपुर में। तो सर्की साम्राज्य जौनपुर में स्थित है, यूपी के अंदर। भारत का सिराज किसको कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। सर्की साम्राज्य की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। मलिक सरवर। तो सर्की साम्राज्य जौनपुर में स्थित था और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी मलिक सरवर ने की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से। और लू लगने से मृत्यु हुई थी भाई। बहलोल लोदी की मृत्यु, लू लगने से मृत्यु हुई थी इनकी। और बहलोल लोदी के पश्चात अगला शासक बना सिकंदर लोदी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला शासक है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। लोदी वंश का सबसे योग्य शासक। लोदी वंश का सबसे योग्य शासक सिकंदर लोदी। लोदी वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की। आगरा की स्थापना की। सिकंदर लोदी ने 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। आगरा को राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी ने भूमि पैमाइश यंत्र गज सिकंदरी का निर्माण करवाया। यानी कि भूमि को मापने का एक यंत्र जिसको कहा जाता है गज सिकंदरी। तो गज सिकंदरी का निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने। गज सिकंदरी, भूमि मापने का यंत्र गज सिकंदरी का निर्माण भी किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने करवाया था। सिकंदर लोदी ने जजिया व जकात कर को कम किया। खराज कर, खुम्स कर, अनाज व खाद्यान्न कर को समाप्त किया। खराज कर, खुम्स कर, अनाज व खाद्यान्न कर को समाप्त किया। सिकंदर लोदी अकबर के समकालीन था। कबीरदास के समकालीन था, सॉरी, कबीरदास के समकालीन था। कबीरदास के समकालीन। कबीरदास के समकालीन था। किसके समकालीन था? कबीरदास के समकालीन था। और कबीरदास की रचना है बीजक। कबीरदास की रचना थी बीजक। कबीरदास की रचना थी बीजक। तो सिकंदर लोदी यानी कि लोदी वंश का सबसे योग्य शासक
1504 में आगरा की स्थापना की, 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। भूमि मापने का यंत्र गज सिकंदरी का निर्माण भी किसने करवाया? सिकंदर लोदी ने करवाया। जजिया जकात कर को कम किया, खराज कर, खुम्स कर, आजाद व खाद्यान्न कर को समाप्त किया। और किसके समकालीन था ये? कबीरदास के समकालीन था। और कबीरदास की जो रचना थी वो थी बीजक। सिकंदर लोदी ये कवि था, सिकंदर लोदी कवि था। सिकंदर लोदी ये कवि था। और जो यहां से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है गुलरुखी शीर्षक से, गुलरुखी शीर्षक से कविताएं लिखने वाला शासक। गुलरुखी शीर्षक से कविताएं लिखने वाला शासक सिकंदर लोदी। जैसे मुंशी प्रेमचंद है, जो मुंशी प्रेमचंद है उसका वास्तविक नाम था धनपत राव श्रीवास्तव, लेकिन वो कविताएं किसके नाम से लिखता था? वो मुंशी प्रेमचंद के नाम से कविताएं लिखता था। उसी तरह गुलरुखी शीर्षक से कविताएं लिखने वाला शासक कौन था? सिकंदर लोदी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी, कवि था ये, किसके समकालीन था? कबीरदास के समकालीन था। और यहां से एक क्वेश्चन और, मतलब सिकंदर लोदी से हरियाणा से क्वेश्चन है वो, इसके शासनकाल के दौरान कलायत और जींद में विद्रोह हुए थे। तो सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान कलायत और जींद में विद्रोह हुए, कलायत और जींद में विद्रोह हुए। कलायत और जींद में विद्रोह किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? ये सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान। तो ये था लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी के बाद अगला शासक बना इब्राहिम लोदी। अगला शासक कौन बना? इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी का एक लड़का था जलाल खां, और एक ये था इब्राहिम लोदी। ये दिल्ली का शासक, और ये था जौनपुर का शासक। और इब्राहिम लोदी ने जलाल खां की हत्या की और जौनपुर पर भी अधिकार कर लिया। यानी कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। तो अब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इब्राहिम लोदी के बारे में, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक, लोदी वंश का अंतिम शासक भी कौन था? इब्राहिम लोदी। 1517 में इब्राहिम लोदी और राणा सुरंगा के बीच में कौन सा युद्ध होता है? खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध ये 1517 में होता है। किस किस के बीच में? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में। तो खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 में। किस किस के बीच में? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में।
और इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को भारत में आने का न्योता किस किसने दिया था, इनविटेशन किस किसने दिया था? दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी। बाबर को भारत आने का न्योता, बाबर को भारत आने का निमंत्रण बाबर को भारत आने का निमंत्रण दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने दिया था। तो बाबर को भारत आने का न्योता किसने दिया था? दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी। बाबर भारत में कब आया था? 1525 में। 1525 में, यानी कि निमंत्रण पर कब आया था भारत में? इससे पहले भी भारत में आ चुका है 1519 में, लेकिन बाबर को भारत आने का निमंत्रण किसने दिया था? दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी। इनके निमंत्रण पर भारत में कब आया था? 1525 में। 1525 में बाबर भारत आया। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इस युद्ध में कौन जीत गया? बाबर। और बाबर ने किस वंश की स्थापना की? मुगल वंश की स्थापना की। तो यहां से इब्राहिम लोदी के बारे में 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। यानी कि युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त होने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त होने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त होने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी का मकबरा ये हरियाणा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इब्राहिम लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी का मकबरा ये पानीपत में है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां है? पानीपत में। एक हरियाणा से क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट भाई। ये तो है इब्राहिम लोदी, एक है इब्राहिम खान भाई। इब्राहिम खान का मकबरा ये नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। और पानीपत के पहले युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। और तोपों के प्रयोग को कहा जाता है तुगलमा युद्ध नीति। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में किया गया? पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया। और पानीपत का पहला युद्ध जीतने की खुशी में बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। जो काबुली बाग मस्जिद है वो है पानीपत के अंदर। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया। कहां है? पानीपत में है। काबुली बाग मस्जिद में चबूतरे का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था हुमायूं ने। वो किसने करवाया था? हुमायूं ने।
तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।